हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गियर्स एंड चाय। तो आज हम एक स्पेशल गाड़ी लेके आए। आप इस चाबी को देख के अनुमान लगा सकते हो कौन सी गाड़ी है। तो आइए सबसे पहले अपने गेस्ट से मिलाते हैं जो कि हमारे पार्टनर भी है। अभिषेक भाई, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया भाई, आप बताओ। आज अभिषेक भाई अपनी चौथी गाड़ी के साथ आए हैं जो कि है लेजेंडरी फॉर्च्यूनर। तो अभिषेक भाई, सबसे पहले ये बताइए, आप इतनी सारी गाड़ी लेते हो क्यों? एक्चुअली ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये गाड़ी मेरे जिया जी की है और इनोवा भी शायद उन्हीं की गाड़ी थी। बट कह सकते हो कि हाँ, थोड़ा शौक है गाड़ियों का हम लोगों को, इसलिए हम गाड़ी ले लेते हैं ज़्यादा। तो अभिषेक भाई, ये गाड़ी जो है इतनी बड़ी गाड़ी है, लोग क्यों लेते हैं? आखिर क्या रीज़न है इस गाड़ी का लेने का? यार देखो, सबसे मेन रीज़न इसका जो है ना, वो इसका ब्रांड नेम है। फॉर्च्यूनर का नाम सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब चलता नाम है इंडिया में। तो टोयोटा है, रिलायबल है। दूसरी बात रिलायबिलिटी। हाँ। मतलब अगर आप इस प्राइस पर में कोई गाड़ी लेने जाओगे ना 45-50 लाख अराउंड, तो आपको BMW पे जाना पड़ेगा या मर्सिडीज वर्सिडीज का एंट्री मॉडल ले सकते हो। बट उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा। जैसे अब अभी आए थे हम, गाड़ी को हम खुदा के लेके आए हैं। काफी बेकार रास्ता था, हम लोग तो वहाँ आराम से आ पे गए। हमको मतलब पता है कि उसमें कुछ टूटेगा नहीं, कुछ बिगड़ेगा नहीं और आराम से गाड़ी आ जाएगी। बट यहीं पे अगर कोई लग्जरी गाड़ी होती ना, तो हमको थोड़ा मन में रहता है कि कहीं अगर लग गई ना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी रिलायबिलिटी, इसका जो ऑन रोड फील है वो अनमैच्ड है। मतलब इस प्राइस पॉइंट में आपको कभी मिल ही नहीं सकता अगर आप देखेंगे इसका प्यार से तो। और दूसरा जो इसका चलाने में फील आता है ना, वो नहीं मिलेगा किसी गाड़ी में। हाँ, खैर हम लोग अभी आगे बैठ गए थे। काफी ज्यादा ऊंची है भाई साहब, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं एक्सयूवी में बहुत बैठता रहता हूँ, लेकिन इसका जो रोड प्रेजेंस है ना वो अलग ही है। मैं तो 4 बार अभिषेक भाई को यही बोला, भाई जीटे की याद आ रही है, उड़ा दो किसी को। लेकिन दूसरी ऐसा बात ना, What? Bro, what are you talking about, man? उड़ा दो किसी को। लेकिन दूसरी ऐसा बात ना, करना जब आप चाहिए। गाड़ी में बैठते हो ना इस गाड़ी में, तो आपको लगता है कि आप ना रोड के राजा हो। आपको मतलब दूर तक विजिबिलिटी है, हेडलैम्प का थ्रो बहुत अच्छा है, ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं और गाड़ी में जो पिकअप है बहुत अच्छा है, स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है। मतलब गाड़ी ओवरऑल अच्छा पैकेज है। कहीं ना कहीं थोड़ी ओवर प्राइस है, बट स्टिल अगर मैं कहूँ आपसे ना, तो ये गाड़ी लेने लायक है। मतलब अगर आपको मिल जाए कहीं से ना, तब ले लो। बहुत अच्छी गाड़ी है, आपको कोई परेशान नहीं करेगी। सर्विस वगैरह में भी इसका कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है सच। तो चलो, ये तो हो गई थी बहुत सारी बातें। अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। जैसे कि आप देख सकते हो, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची और काफ़ी भयंकर लगती है। आप ये ग्रिल देखोगे, ये क्रोम में आता है और यहाँ पर आपको रेडिएटर का सब दिखाई देगा। अभिषेक भाई, अब मैं आपसे बहुत जनरल सवाल पूछूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता इन गाड़ियों के बारे में। तो क्या इसमें फ्रंट में पार्किंग कोई सेंसर आते हैं? एक्चुअली ये गाड़ी 2017 का मॉडल है, उस समय नहीं ऑफर करती है टोयोटा, पर अगर आप आज के डेट में लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा। लाइक फ्रंट में 2 सेंसर मिलते हैं, एक आपको यहाँ मिलेगा, एक आपको आगे की ओर मिलेगा। अच्छा, और कहीं ना दो कहीं साइड। लाइट्स भी थोड़ी चेंज कर दी गई हैं। मतलब अब ये पुरानी वाली, जिसको पता होगा कि ये थोड़ी पुरानी डिजाइन की लाइट्स हैं। अब जो आ रही है वो लाइट्स भी थोड़ी इंप्रूव कर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवेशन आया है गाड़ी में। बट सेम से गाड़ी 2017 की गाड़ी, तो उस समय ऐसा कुछ था नहीं इस उस गाड़ी समय। हाँ, खैर बात सही है। बाकी अगर यहाँ देखेंगे, आपको हेडलाइट देखेंगे, काफ़ी बढ़िया दिखाई देती है। ये बाई बीम एलईडी है। तो अभिषेक भाई बता सकते हो बाई बीम एलईडी क्या होती है? इसमें सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर इन्होंने 2 LED बल्ब लगा रखे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपकी विजिबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस करते हैं। क्योंकि जनरली एक सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर एक ही LED लगता है किसी भी कंपनी से, पर इन्होंने यहाँ पे एक सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर 2 LED लगा रखी हैं, जिससे विजिबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है गाड़ी की। तो विजिबिलिटी की बात हो रही है, तो जैसे आपकी एक्सयूवी में एक फीचर आता है, जैसे आप ऑटो 80 बूस्टर। हाँ, ऑटो बूस्टर। जैसे आप 80 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो ऑटो बूस्टर उसमें होता है। क्या इसमें वो फीचर है? इसमें वो फीचर नहीं है, बट इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज इसकी लाइट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पावरफुल आपको लाइट मिल सकती है किसी भी गाड़ी में। अगर आप इसको डिपर मारोगे ना, तो आपको बंदा सामने से हट ही जाएगा और बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि पता है कि फॉर्च्यूनर की लाइट्स है और फॉर्च्यूनर का ही डिपर है। अलग सी फील हो जाता है। क्या फॉर्च्यूनर है भी एक ऐसी गाड़ी, नेता नगरी की गाड़ी है, गुंडों की गाड़ी है, आदमी डरेगा। तो अभिषेक भाई, काले रंग की आपकी फॉर्च्यूनर है, आपको दिक्कत नहीं आती? बड़ी जल्दी गंदी होती है काली गाड़ी, आपके सामने बहुत ही है। जल्दी गंदी होती है। आज सुबह ही वॉश कराई थी हमने इसको, और अभी थोड़ा सा लेके आए हैं। हल्की बारिश हुई है, आपको पता ही है, तो ये देख सकते हो आपके सामने ही है। तो जहाँ यहाँ मैं एक चीज़ देख सकता हूँ अभिषेक भाई, ये क्या है? ये कोई फिजिकल डेंट है? क्या है ये? पेंट उखड़ रहा है? क्या है ये एक्चुअली हमने इसके ऊपर रैप कराया था हल्का सा। हाँ। मतलब जिया जी ने मेरे, तो ये वही अब थोड़ा हीट से निकल रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्रोम आता है। ये पार्ट क्रोम का होता है जे वाला स्टॉक गाड़ी में, बट इन्होंने ऊपर से यहाँ पर रैप करा रखा है। आपको यहाँ पे दिखेगा अभी, अब थोड़ा देखेंगे तो। हाँ, मेरा यही डाउट था कि क्यों है, मतलब आप बता दे इसमें। ये देखिए, चढ़ा यहाँ पे थोड़ा रखा है। क्रोम का यहाँ पे रिमेन आपको दिखेगा अभी। तो ये ओरिजिनली क्रोम का पार्ट आता है, जैसे ये है वैसे ये भी आता है। अच्छा, बट उनको थोड़ा क्रोम नहीं चाहिए था, तो उन्होंने ऊपर से टेप लगा रखी है, तो वो निकल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अभिषेक भाई, जैसे आपने हेडलाइट बता दी, काफ़ी अच्छा थ्रो है। फॉग लैम्प इसके कैसे चलते हैं?
फॉग लैम्प की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, कि मैं बताया हेडलैम्प बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, but लेकिन जब still बात आती है सर्दियों में, जब बहुत ज़्यादा फॉग होता है तो अच्छा थ्रो है, कोई दिक्कत मतलब हेडलैम्प से कोई मुझे कंप्लेंट है ही नहीं, लाइट से रिगार्डिंग मुझे कोई कंप्लेंट ही नहीं गाड़ी से, बहुत अच्छी थ्रो है इसकी लाइट्स का। अगर आपको फ्रंट प्रोफाइल से कोई एक भी कंप्लेन है तो आप बता सकते हो? नहीं, लुक्स में तो ये गाड़ी बहुत एक्सेल करती है, मतलब लगी नहीं लगी आपकी गाड़ी 2017-16 की गाड़ी है, आपको कहीं से लगेगा ही नहीं, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार इसमें इतनी बड़ी सेगमेंट की गाड़ी है तो आपको कहीं ना कहीं फ्रंट पैनल सेंसर मिलना चाहिए था, बट इसमें नहीं है। बट अगेन वो नेट पिकिंग ही है, क्योंकि उस समय कोई कंपनी ऑफर नहीं कर रही थी, तो टोयोटा भी कहाँ से करेगी। सही बात है। बाकी इसमें एडास वेडास कुछ नहीं आता? नहीं, इसमें कुछ नहीं आता, ये एकदम रॉ गाड़ी है, एकदम रॉ गाड़ी है, मतलब आपके ऊपर है आप इसे कैसे चलाना चाह रहे हो। अच्छा। कोई इसमें लिमिटर नहीं है, कोई इसमें एडास नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एकदम रॉ गाड़ी है। तो खैर ये फ़ायदा है इस गाड़ी का, अपने हिसाब से चला लो, आपको जैसे भी चलाना है। बाकी मेरा बहुत जनरल सवाल है, मेरे यूज़र्स का भी है, जैसे फॉर्च्यूनर होता है, लोगों को समझ नहीं आती टॉप मॉडल कौन सा है, बेस मॉडल कौन सा है, तो आप बता सकते हो इसके बारे में कुछ? एक्चुअली देखो, इसमें ऐसे कोई डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है मॉडल्स के अंदर। इसमें बेसिकली आपका होता है एक सिग्मा 4 जो कि आपकी 4x4 में आती है, एक आपकी होती है ऑटोमेटिक और एक होती है मैनुअल। तो ये मैनुअल है, काफ़ी रेयर होती है, क्योंकि जनरली कोई इतना महंगी गाड़ी खरीदता है तो वो मैनुअल खरीदता नहीं है, ना कोशिश करता ऑटोमेटिक ही लेने की कोशिश करता है, और ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है प्राइस का। बट एक्चुअली जो मेरी दीदी के ससुर हैं, उनको मैनुअल गाड़ी पसंद थी, तो उन्होंने मैनुअल में फॉर्च्यूनर ली है। तो ये काफ़ी रेयर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, मतलब दिखता नहीं है आसानी से, तो ये मैनुअल में। तो कितने की पड़ी थी उस टाइम पे ये उस टाइम पे आई गेस 38 पॉइंट कुछ की पड़ी थी उनको ऑन रोड। और आज के टाइम पे अगर लिया जाए जो उसका आता है? मैनुअल में अगर आप लेने जाएंगे डीजल के अंदर तो आपको 43-44 की पड़ जाएगी, और शायद पर मैनुअल अपने से डिस्काउंटेड भी कर दिया है, अभी मुझे इतना श्योर नहीं हूँ, बट अगर आती है तो इतनी की है। खैर ये डीजल गाड़ी है, तो आप बताओ तो कितना पावर जनरेट करती है ये आपका 200 हॉर्स पावर के लगभग जनरेट करती है, और 450 नंबर टॉर्क है इसके अंदर। तो फिर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अभिषेक भाई एक बार स्टार्ट करके हमारे व्यूअर्स को बता सकते हो इसका इंजन का पावर देखना और इसका वो देखना क्या साउंड है इसका, क्योंकि आपने बोला डीजल है, डीजल काफ़ी रॉ इंजन होता है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा उसका बोनेट खोल देना अभी स्टार्ट करने के बाद। तो गाइस आप सुन सकते हो काफ़ी रॉ आवाज़, अगर आप सुनोगे फील होता है यार। डीजल इंजन जो है ना, उसका जो एक हल्का सा टिक 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 आवाज़ आती है ना, काफ़ी बढ़िया लगती है। इसमें एक और मतलब जो इसका ड्रॉबैक मुझे लगता है ना, इसमें कोई भी हाइड्रोलिक नहीं जरूरत है, इसमें हाइड्रोलिक्स नहीं है, तो आपको बाप मतलब रे बाप। मैनुअली आपको इसको करना पड़ेगा सर। तो जैसे कि आप देख सकते हो टोयोटा ने काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट कर रखी है, सारी चीज़ें कवर हो रखी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हर चीज़ खुल के दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो इंजन के ऊपर का कैप है, यहाँ पूरा क्लीन है, काफ़ी साफ़ सुथरी। अभिषेक भाई आपके जो इन-लॉस है काफ़ी मेंटेन करके रखते हैं। एक्चुअली वो थोड़े मतलब पॉलिटिक्स वगैरह में है, तो उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है गाड़ी थोड़ी साफ सुथरी रहनी चाहिए। ड्राइवर गाड़ी चलाता है उनकी ज़्यादा, अच्छा, तो कोई दिक्कत ऐसे है नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको आवाज़ आ रही होगी, नॉइज़ तो है, इतना नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी के लिए ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि काफ़ी नॉइज़ है ये है। बाकी आप देख सकते हो कैप में वाइब्रेशंस है और काफ़ी स्टेबल है। ऐसे अगर आप बॉडी को देखोगे तो बॉडी में कहीं से आपको कोई वाइब्रेशन नहीं दिखाई देगी, कहीं से भी कोई वाइब्रेशन दिखेगी, जो है सिर्फ इस वाले एरिया पे ही है, ठीक है। सो गाइस आपने जैसे सुना इसका इंजन नॉइज़ नहीं बोलेंगे, इसका इंजन का यही आवाज़ आती है। बाकी अब मैं पूछूंगा ये जो आपने फ्रंट में लगवा रखा है क्या बाहर से? ये बाहर से ही लगता है। एक्चुअली गाड़ी का थोड़ा बोनट लंबा है, तो इतनी अच्छी विजिबिलिटी आ नहीं पाती है, तो नीचे अगर साइड पे कुछ होता है दिखता नहीं है, इसलिए ये मिरर लगाया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी एसेसरीज बाहर से आप बता सकते हो? ये मिरर बाहर से लगाया गया है, ये रेन वाइजर बाहर से लगाया गया है, इसके अलावा तो गाड़ी स्टॉक है। और ये फुटरेस्ट कंपनी ये की तरफ कंपनी से आता आता है, ये महिंद्रा नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करती है। हाँ चलो ये बात तो काफ़ी अच्छी है, खैर महिंद्रा ने लगा के नहीं दिया था, क्योंकि इसमें दे एक्चुअली रखा है। इतनी ऊंची गाड़ी है ना ये, इसके बिना गाड़ी में चढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि जब मैं भी चढ़ रहा था तो आप देख सकते हो अभिषेक भाई तो काफ़ी लंबे चौड़े, हम गाड़ी के बराबर भी नहीं आते इसके बिना। एक ये चीज़, और आप यहाँ देख सकते हो, कैमरामैन बोलोगे पास आए, एक ये चीज़ आप इसके बिना चढ़ ही नहीं सकते। अगर मैं कोशिश करूँगा तो काफ़ी मेरे दिक्कत होगी, तो यहाँ आके इसको पकड़ के तभी फिर बैठ पाऊँगा, तभी चढ़ सकते हैं। ठीक है। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, आप जैसे देख सकते हो। मैं खड़े होने के बाद देखो आप कितना लंबा लग रहा हूँ। ये एक्चुअली एक फुल टाइम एसयूवी है, जैसे कि मतलब अपनी जो स्कॉर्पियो एन वगैरह है या एक्सयूवी 700 वगैरह, वो मतलब फुल टाइम एसयूवी नहीं कह सकते उनको, कहीं ना कहीं छोटी पड़ जाती है, पर ये एक प्रॉपर फुल टाइम एसयूवी है। इसका कहीं पे भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस से कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा कि गाड़ी को नीचे से लग रही है या आपको डर लग रहा है गाड़ी कहीं जगह फंस जाएगी, ये कहीं से भी निकल के आ जाएगी। 4x4 नहीं है, स्टिल मैं कह सकता हूँ कहीं से भी निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। खैर ये तो बात सही है। बाकी हम बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, अगर मैं चाबी अपने पास रखता हूँ, गाड़ी लॉक है
तो मैं यहाँ लेके आऊँगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगी, ठीक है। नहीं, आपको बटन दबाना पड़ेगा इसमें हाँ, आपको यहाँ पे बटन, ये बटन दबाना पड़ेगा। अच्छा ये अब ये गाड़ी लॉक हो गई है। ओके, तो ये भी इसमें फीचर है और ये जो कि unlock हो पहले गया। 2017 में होता था, खैर अब तो नहीं है। बाकी बात करें साइड प्रोफाइल से, तो अभिषेक भाई टायर की तरफ आते हैं। तो टायर कितने इंची के? ये 17 इंच का टायर है। 17 इंच इस गाड़ी के हिसाब से छोटे नहीं छोटे हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें 18 इंच देने चाहिए थे। है? अब लेजेंडर में 18 इंच आने लगे हैं, हम्म। बट उस समय टोयोटा यही ऑफर कर रही थी, तो यही टायर है। और अलॉय का डिज़ाइन भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। नहीं, अलॉय तो खैर बढ़िया लग रहा है, मेरे को तो खैर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अलॉय काफ़ी सिंपल से अच्छा है। ये भी स्टॉक ये कंपनी की तरफ से आता है, यही वाला आता है। बाकी साइड से आप देख सकते हो कितनी चौड़ी है। इसमें ORVM मिरर्स भी आते हैं, ठीक है। और अच्छा, अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ ना, जैसे आपने देखा होगा आजकल की गाड़ी में, इनोवा में भी देखा था आपने, गाड़ी को अनलॉक करने पे, लॉक करने पे वो रिएक्ट करते हैं, लाइक फोल्ड होता है, अनफोल्ड ऑटो फोल्ड होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको बटन से करना पड़ेगा, या तो ये ऐसे बाहर ही रहेंगे। अच्छा, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग ही है। ये वैसे हाँ, करोड़ कह बाग में, सकते हैं। वैसे करोड़ बाग में हो जाता है ये काम, 1500 रुपये शायद लगते हैं। हाँ, वो But मोटर फिर लगाते हैं, बाहर से हाँ। कराना पड़ेगा, वो मतलब नहीं है ना, इतनी महंगी गाड़ी खुलवाने का क्या मतलब है, सही बात है। इसलिए हमने कराया भी नहीं है। तो खैर काफ़ी आपने अच्छी बात बताई है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि जनरली यही होता है। आपको कोई भी गाड़ी लेते हो जिसमें ORVM होते हैं, वो ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। आप जैसी गाड़ी लॉक करते हो, बाहर जाते हो, ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाते हैं। हाँ। तो खैर ये एक चीज़ है जो आपने आज की वीडियो है जिसमें पहली बार अभिषेक भाई ने किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा क्रिटिसाइज करा है। बाकी अभी से तो इन्होंने सारा पॉजिटिव बोला है। खैर साइड से काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी लंबी है, अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अभिषेक भाई पीछे की तरफ आ जाते हैं गाड़ी के। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लाइट मिल जाती है, वाइपर मिल जाता है। अगर इसकी बूट की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक आता है। अगर बस चाबी अगर मुझे देंगे तो मैं इसका अनलॉक कर दूँ, और फिर मैं अगर ये बटन दबा दूँ तो ये चीज़ इसमें है। तो खैर ये तो काफ़ी अच्छा फीचर है। अब इतना पैसा दे के ये भी ना मिले, नहीं, एक्चुअली बात पता है क्या है, फीचर्स कम है, आई एग्री, बट इसमें जो फीचर्स है ना, वो जैसे काम करना चाहिए वैसे काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बताया था अपनी XUV में कि यार कभी कभी इसका इंफोटेनमेंट बंद हो जाता है, हाँ। इसमें कभी नहीं हुआ। अच्छा, इसमें कभी नहीं हुआ। 7 साल हो गए गाड़ी 7 में, साल हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक है, मुझे पता है टोयोटा का है, आज भी बढ़िया ऑपरेट कर रहा है। अगर यही होगा महिंद्रा का, मैं XUV90 में आ रहा है, मुझे एक बार थोड़ा डाउट हो गया कि पता नहीं चलेगा भी कि नहीं चलेगा, हाँ, क्योंकि नया नया शुरू करा है। कब खराब हो जाए। टाटा में अगर मैं जाऊँ, सफारी वगैरह में आता है, टाटा में तो खैर बहुत प्रॉब्लम्स आती मैं है वही इन सब चीज़ को लेकर। मैं वही कह रहा हूँ। तो मतलब ये मुझे पता है कि रिलायबल है, अगर मैं करूँगा तो आराम से अपना बंद होगा, चालू होगा, इसमें कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा चीज़ लगता है इस चीज़ का, कि जो फीचर्स दिए हैं वो काम करते हैं वैसे जैसे काम करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, खैर बात करते हैं फॉर्च्यूनर की, काफ़ी रफ एंड टफ गाड़ी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम होता है, लेकिन जो भी है वो काफ़ी रिलायबल है। काफ़ी reliable ठीक है, तो अब इसको दोबारा खोलते हैं, क्योंकि हमको बूट स्पेस देखनी है, कितनी स्पेस आती है इसमें। ठीक है, ये अपने आप दोबारा खुलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पीछे भी एक रो देखने को मिलती है, उसके बाद हमें इतना एरिया मिलता है, लगभग इतना एरिया अभिषेक भाई XUV में मिलता है। नहीं, XUV में से कम है, इससे कम है। इससे कम है। अच्छा, इसमें स्पेस काफ़ी है, इसमें आप आराम से ट्रॉली बैग खड़ा कर सकते हाँ, हैं। ट्रॉली बैग दो आराम से खड़ा कर सकते हैं। XUV में आपको ऐसे रखना पड़ेगा डायगनली, इसमें आपको सीधा सीधा खड़ा कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं। इसका मतलब गाड़ी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है, इसमें दिक्कत नहीं है सच। बाकी मैट के नीचे आपको टूल किट मिलेगा पूरा। ये मैट एक्चुअली एक्सेसरी का पार्ट होता है, आता नहीं है। और टूल किट इसके नीचे नहीं मिलती, अच्छा, वो अंदर मिलती है। ओहो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ एक अलग से चेम्बर बना रखा है। तो वो आपका जैक है, और इसी में आपका ट्रायंगल वगैरह सब कुछ है। क्योंकि इसका जो जैक होता है वो नॉर्मल जैक नहीं होता, वो हाइड्रोलिक जैक होता है, तो इसको थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है रखने के लिए, इसलिए वहाँ पे होता है। अच्छा, और बाकी अगर तो यहाँ कोई सेगमेंट नहीं होता इसके नीचे? नहीं, बाकी अगर इसको यहाँ से अगर इसका पूरा ढीला करेंगे तो स्पेयर टायर नीचे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे चाबी लगती है इसकी, वो अंदर ही चाबी पड़ी है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, क्योंकि जैसे हमने नहीं, लास्ट actually- वीडियो बनाई थी अभिषेक सिंह वाली, तो उन्होंने बताया था उनको बड़ी दिक्कत होती है निकालने वो एक्चुअली टेलगेट पे था ना माउंटेड, हम्म। बट XUV में भी, सफारी में भी, या स्कॉर्पियो एन में भी, जिसमें भी अगर टेलगेट यहाँ पे मतलब स्पेयर टायर नीचे अगर माउंटेड है तो यहीं से खुलता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। चलो बढ़िया चीज़ है। खैर गाड़ी तो खैर अभिषेक भाई आपकी काफ़ी मेंटेन हो रखी है। अगर बात करें 2017 से, तो लगभग इस गाड़ी को होने वाले हैं 6-7 साल। ठीक है, तो काफ़ी मेंटेन्ड है। ठीक है,
और ये गाड़ी चल गई है 1,60,000 किलोमीटर। 1,60,000 चल चुकी है। पर अभी भी मतलब देखेंगे तो गाड़ी में स्टार्ट होने को दिक्कत नहीं है। गाड़ी वैसे देखने में बहुत कोई दिक्कत मतलब गाड़ी एक सेल्फ reliable में है। स्टार्ट हो गई थी, अभी हमने देखा जैसे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल, कोई इसमें दिक्कत और इतना नॉइज भी नहीं था, बॉडी में कोई ऐसा भी नहीं कि नॉइज तो वाइब्रेशंस खैर की मैं वजह से ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं था, बट नहीं वैसा नहीं है जैसे आ जानी चाहिए, एक पिस्टन में हल्की किटकिट वाली आवाज आती है, वो नहीं थी। वो तो टोयोटा है, रिलायबल तो है, पर नॉइज़ तो इस गाड़ी में बहुत है, पर मैं इसको नॉइज़ नहीं बोलूँगा यार, इतना बड़ा इंजन है, इतना बड़ा इंजन कहाँ है जाएगा? और डीजल इंजन है, डीजल में हल्की तो आवाज तो होती है। हल्की आवाज़ तो होती है, और वही उसका सिग्नेचर है, वो इसका सिग्नेचर है, क्योंकि वो बहुत इसलिए गाड़ी बिकती भी है। लोगों को इसकी आवाज़, उसकी वाइब्रेशन नहीं पसंद। अगर मैं अंदर बैठ कर दिखाऊंगा आपको, इसका गेयर वैसे से हिलता है स्टार्ट या बंद करने पे, स्टार्ट करने तो पे उसको देखेंगे आपको लगेगा कि यार ये क्या है। हमको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी रिफाइंड गाड़ी चाहिए, बट जो लोग लेते हैं उन्हें यही अच्छा लगता है कि यार ये फील है गाड़ी का। तो अभिषेक भाई फिर अंदर चले। आ जाओ। ठीक है, सो गाइस हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, जिस हिसाब से लंबी है उतनी ज़्यादा स्पेशियस भी है। मैं बड़े आराम से बैठा हूँ, मैंने सीट्स बिल्कुल आगे कर रखी है, जैसे आप देख सकते हो ये बिल्कुल आगे कर रखी है और मैं तसल्ली से बैठ पा रहा हूँ। अभिषेक भाई गाड़ी को एक बार चालू करना जरा। मैं जब गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ इस पर जरूर फोकस करिएगा। यहाँ देखिए ये लगता है कि गाड़ी कुछ मतलब कुछ रोर कर रहा है। ये आपने देखा कितना तगड़ा नॉब घूम रहा था। तो ये तो खैर मैंने ना बहुत लोगों की वीडियोस देखी है, लोग कहते हैं ये टोयोटा का सिग्नेचर है। सिग्नेचर है। अब सिग्नेचर है। अगर आप इनोवा लेंगे हाँ। तो इनोवा में भी ऐसे ही होता है, मैनुअल में कर लेते हैं तो, और इसमें भी ऐसे ही है, कोई आपको ऐसे कुछ डिफरेंस दिखेगा नहीं। बाकी अगर आप लोग को नॉइज सुनाई देगी तो हो सकता है एसी वैसे इससे आ रहा होगा माइक के थ्रू, तो काइंडली कोऑर्डिनेट विद अस। सो भाई बात करते हैं क्लस्टर मीटर की। तो जैसे कि आप कह रहे थे कि ये 1,60,000 चल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है अभिषेक भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा चला चुके हैं आपके घर वाले। ये तो बहुत कम है, क्योंकि फॉर्च्यूनर मैंने 2.5 लाख 3 लाख भी देखी है, 3.5 लाख भी देखी है, ये तो बहुत कम है। इसमें अभी कुछ मेरे इसका कुछ बिगड़ता नहीं इतनी जल्दी, तो देखते हैं ये कितना साथ देती है। बाकी अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूँ, मेरे को क्लस्टर मीटर काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको यहाँ सब कुछ मैनुअल में लिखेगा और बीच में आपको एक डिस्प्ले मिलती है जहाँ पर आपका सारा सामान शो करता है कि कितने किलोमीटर चली है, क्या एवरेज दे रही है, सब कुछ है। और इसमें मोड्स भी आते हैं, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड वगैरह भी आते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके इंटीरियर्स को लेके ना, तो आज की भी अगर आप फॉर्च्यूनर उठाएंगे, चाहे वो लेजेंडर भी उठा लें, तो इंटीरियर का लेआउट बेसिक लेआउट यही है, आज भी कोई चेंज नहीं आया है। क्लस्टर भी मतलब देखने में लगभग यही लगता है, कलर थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो गाड़ी मतलब अगर टोयोटा को लग रहा है कि यार इतने टाइम से चल रहा है उसके बाद भी उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इंटीरियर आज भी रेलेवेंट है। रेलेवेंट तो है, और लोग अभी भी लेके पसंद कर रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेदर का टच भी दे रखा है, काफी सॉफ्ट टच है, यहाँ पे भी दे रखा है। ये आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स दे रखा है, और ये आपको एक और ग्लव बॉक्स दे रखा है यहाँ पे। अगर देखेंगे तो काफी अच्छा स्टोरेज जगह है, मतलब काफी प्रैक्टिकल गाड़ी है, काफी प्रैक्टिकल गाड़ी है। यहाँ पे आपको वो मिल जाता है, कप होल्डर मिल जाता है, और आपको ठंडा रहेगा, क्योंकि पीछे आपका एसी का वेंट है, तो ये भी एक चीज़ है इस गाड़ी में, क्योंकि काफ़ी मुझे प्रैक्टिकल सी लग रही है। खैर मैं बैठा हूँ, ये गाड़ी देखो आप देख सकते हो कितनी ऊंची लग रही है, ये मेरी हेड की प्लेसमेंट है। खैर मेरी हाइट भी कम है, लेकिन सोचो जो जैसे अभिषेक भाई है, जब वो चलाते होंगे क्या ही फील आता है अभिषेक भाई। बहुत अच्छा, मैं बोलता रहा हूँ रोड के राजा हो आप कहीं भी ले जाओ, आपको लगता है यार कि कहीं भी ले जाओ मैं वापस आऊँगा, अच्छे से वापस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में ऐसा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आता है प्लास्टिक में, उसके बाद आप देख सकते हो ये लेदर फिनिशिंग में आता है आपका, और जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। हाँ, और एसी की भी प्लेसमेंट काफ़ी प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ कुछ गाड़ी में यहाँ की तरफ आता है, लेकिन ये यहाँ आ रहा है, तसल्ली से मेरे को आराम से मुंह के पास लग रहा है। दूसरी बात ये जो आप बीच में यहाँ पे क्लॉक देखेंगे, ये जो सिग्नेचर है टोयोटा का, तो ये भी इसमें मिलती है, काफी प्रीमियम लगती है ये भी देखने में। नीचे आपको फुटबॉल लाइटिंग भी मिलती है, अभी तो खैर देना तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखाई देगा, बट यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट जलती है, तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा लगता है। हाँ, मैंने पीछे वाले डोर के पास देखा था, ब्लू रंग की लाइट थी, गाड़ी काफी अच्छी लगी थी वो इसलिए। और इस गाड़ी में एक ऐसा फीचर है ना जो आपको नॉर्मली किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा, इसमें आपको चारों विंडो वन टच अप डाउन मिलती है। अच्छा, यूजुअली हमको ड्राइवर वाला दिखाई देता है, दिखाऊं ये वाला करके, तो ये देखिए ये नीचे जा रही है अपने आप ही, तो कोई दिक्कत ऐसा इस गाड़ी में है नहीं इस चीज़ को लेके। तो मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी लगती है। अगर बात करूँ अगर आपको गाड़ी लेनी है हाईवे रन के लिए, प्योरली हाईवे रन के लिए, तो ये गाड़ी से बेटर गाड़ी अपने आज भी नहीं है। बट अगर आपको गाड़ी थोड़ी सिटी के लिए भी लेनी है तो आप थोड़ा इसका अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इसका स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड है, सिंस ये हाइड्रोलिक है थोड़ा हार्ड है, बट हाईवे पे उतना ही मज़ा देता है गाड़ी चलाने में। हाँ खैर मज़ा तो आती होगी, लेकिन अभिषेक भाई आप यूजुअली एक्सयूवी चलाते हो, उसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट है, इलेक्ट्रिक है।
तो जब आपने इसको पहली बार चलाया तो आपको थोड़ी दिक्कत मुझे बहुत दिक्कत फील हुई थी। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली मुझे ये गाड़ी पसंद नहीं थी और अभी मैं 2-3 दिन से इसको लगातार चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरा माइंड चेंज हुआ है, क्योंकि मैं हाईवे पे भी इसको लेके गया, तब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार नहीं, गाड़ी जिस चीज़ के लिए बनाई गई है ना हाईवे रन के लिए, उसके में इससे बेटर गाड़ी आज भी नहीं है अवेलेबल। मतलब अच्छा है, स्टेबिलिटी है, गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया है, भागती बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ऐसे आती नहीं है इस गाड़ी के अंदर। तो जैसे कि अभी देख सकते हो ये इको मोड पे, तो इसमें कौन कौन से मोड्स आते हैं ड्राइविंग के? इको और पावर। इको और पावर। इको और पावर। अच्छा। और जैसे आप म्यूजिक सुनते हो तो आप बता सकते हो इसका म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है कैसा है? सिस्टम काफ़ी बेसिक है। Like इसमें आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो कुछ नहीं मिलता, और आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गाना चलाना पड़ेगा, और स्पीकर्स भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है, पेपर स्पीकर ही कह सकते हैं एक तरीके से। तो मतलब ओके से स्पीकर है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा। कितने स्पीकर के सेट आते हैं इसमें? 6 स्पीकर आते हैं। तो ये 2 4 ट्विटर डोर वाले हो गए और 2 और 2 ट्विटर ट्विटर है। तो ऐसे आप देख सकते हो ट्विटर। अगर आप 4x4 लेते हैं तो आपको इसमें JBL का सिस्टम मिलता है, जो कि इनोवा में था, तो वो इससे बहुत बेटर है कंपैरिजन अगर की जाए तो ये चीज़ है। बाकी अगर मैं एक इसका ड्रॉबैक आपको बताऊं तो इसका गियर में ही है। इसका अगर मैं आपको रिवर्स लगाने, जो जनरली हुंडई या महिंद्रा जो भी है, आपको लॉक सा देती है, लॉक सा होता है, आप उसको ऊपर पुल अप करते हो, हाँ पुल करते हो, उसके ऐसा बाद कुछ नहीं है, आपको क्लच दबा के ना एकदम झटके में ले जाना होता है, अच्छा तब जाके रिवर्स लगता है। अब कैमरा भी इसका काफ़ी बेसिक्स है, कोई भी इसकी एडेप्टिव नहीं है, नॉर्मल कैमरा है इसका, ठीक है, मतलब इट डज द वर्क जिसके लिए बनाया गया, कोई दिक्कत ऐसे आती नहीं, हैंग नहीं होता मेरी बात तो। हाँ खैर ये हैंग नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले चला था तो मैं एक सारे फंक्शन दबा के देखा तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, जैसे कि आप देख सकते हो। तो चल ठीक रहा, कोई दिक्कत ऐसा इस गाड़ी में अभी तक तो नहीं आई है कुछ किसी भी चीज़ को लेके, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी बात करते हैं पैसेंजर साइड में, जैसा अभिषेक भाई ने बताया था 1 टच डाउन 1 टच अप है, काफ़ी अच्छा है। गेट काफ़ी हैवी है, लेकिन अच्छी बात यह है यहाँ पे जो आपको हैंड रखने का मिलता है, यहाँ सब लेदर फिनिश में होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, आप तसल्ली से बैठ सकते हो। पसीना जैसे प्लास्टिक वाले में होता है ना, वो पसीना आता है फिर चिप होता है, तो वो चीज़ आपको नहीं होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से बना बाकी रखी है। एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइट और मिरर दोनों दे रखा है। अच्छा हाँ, ये तो खैर जो कि यहाँ पे भी है। अच्छा, Generally ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है, ये सिर्फ पैसेंजर वाले को देखने को मिलती है बट ये यहाँ पे भी दे रखी है, तो और ये ऑटोमेटिक मिरर भी दे रखा है, तो महिंद्रा को इसे सीखना चाहिए कि इतनी महंगी गाड़ी बेचने के साथ ये भी देना चाहिए। हाँ खैर ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगता है इस गाड़ी का। बाकी सीट से कंफर्ट भी ओके सा है, क्योंकि अब अगेन ये गाड़ी लेदर ऑन फ्रेम है, तो बहुत ज़्यादा इस पर आप कंफर्ट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सही बात क्योंकि है, मोनोकोक तो है नहीं, बट स्टिल जिस सेगमेंट की गाड़ी है ठीक है, कंफर्ट मतलब आप जा सकते हो। तो अभिषेक भाई बस एक और सवाल है मेरा आपसे, सीट को लेकर ही है। तो जैसे आपको एक्सयूवी में वो चीज़ मिलती थी, जैसे आप घुसते थे तो वेलकम में अपना सीट एडजस्ट होती थी, ऐसा कुछ ऐसा फीचर नहीं है, खैर उस समय आता भी नहीं था। बट अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको दोनों सीट आगे वाली इलेक्ट्रिक सीट मिलती हैं, जो कि आपको एक्सयूवी में या फिर स्कॉर्पियन किसी में भी नहीं मिलता। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर मैं इसके रियर एसी की बात करूँ तो ये इसका ऊपर प्लेसमेंट कर रखी है, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफी बताया था, इनोवा वालों को बताया था, क्योंकि यहाँ से आपकी हवा रुक जाती है, ऊपर से रुकती नहीं है। यूजुअली क्या होता है, जब यहाँ बैठा था ना, बीच वालों को ज़्यादा लगती है, और उसको जब ठंड लगती है तो वो सबके लिए बंद कर देता है। दूसरा, अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसके अलग से कंट्रोल भी मिलते हैं इसी के, मतलब पीछे का एसी आप अलग से कंट्रोल कर सकते हो, अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो, आगे का अलग पीछे का अलग। तो काफ़ी कहने के लिए डुअल जोन एसी है ये, बट इसका मुझे ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन लगा, क्योंकि अगर आगे का अगर आप दोनों अलग अलग दे रहे हो तो वो इतना मुझे प्रैक्टिकल सा नहीं लगता, बट अगर ये कर रहे हो तो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो पीछे मतलब बैठे उनको हवा वैसे भी कम लगती है। सही बात है, अगर उनको अलग से टेम्परेचर मिल रहे हैं कंट्रोल करने के लिए तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे। और ऐसी गाड़ी खैर नेता लोग लगा लेते हैं तो बैठते पीछे ही हैं, तो खैर उनके लिए बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है। ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। शायद एक यही रीज़न है फॉर्च्यूनर ज़्यादा बिकना, क्योंकि प्रैक्टिकल गाड़ी है। एक रीज़न ये भी है, एक इसका बेसिक रीज़न मुझे लगता है, देखो कहने को एंडेवर भी थी गाड़ी, हाँ वो भी प्रैक्टिकल थी, एंडेवर पर खर्चीली गाड़ी थी। हाँ ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एंडेवर बहुत खर्चीली गाड़ी है, ये खर्चा नहीं मांगती। इसको बस आप सर्विस कराओ, गाड़ी चलाओ, कहीं भी ले जाओ। सर्विस की बात जो आप कर रहे हो, सर्विस जो इसकी जो नॉर्मल सर्विस होती है उसमें कितना खर्चा आ जाता है? इसकी नॉर्मल सर्विस आपकी मतलब 7, 7.5, 8 हज़ार तक हो जाती है। फिर तो काफ़ी सही है। 40-50 की गाड़ी को अगर आप 7-8 हज़ार रुपये दे रहे हो तो उसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, अब मैं आपको बताऊँ, मेरी एक्सयूवी है जो कि मैं पर्सनली चलाता हूँ, उस गाड़ी में आज तक मैंने 80,000 किलोमीटर 85,000 किलोमीटर में 3 बार मैंने ब्रेक पैड बदलवा दिए हैं, मतलब 2 बार बदलवा दिए, तीसरी बार अगली सर्विस बदल जाएगा, उन्होंने बोल दिया है। ये 1,60,000 चल गई है, अभी इसके 2 दिन पहले सर्विस हुई थी, उसमें इसके ब्रेक पैड बदले पहली बार। वो तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब तो अब ब्रेकिंग जब हम आ रहे थे ब्रेकिंग बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। हाँ तो अगर देखा जाए 1,80,000 किलोमीटर बाद चले, इसका मतलब
बात तो है टोयोटा बात में, तो है, बात तो मतलब है। जो चीज़ बनाते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग वो है। चलती है, मतलब जैसे जैसे एडवर्टाइज किया गया वैसे वो चलती है। ऐसा नहीं कि यार लॉन्च कर दिया बाद में अपडेट आ रहे हैं, जैसे महिंद्रा करती है जनरली कि अब यूजुअली ऐसी करती है गाड़ी महिंद्रा। लॉन्च कर दिया एप्पल कारप्ले बाद में आएगा, अपडेट आएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई, नहीं दिया तो नहीं दिया, नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज नहीं है कल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो है वो है। तो ये बेसिक सी बात है। खैर ये तो काफ़ी अच्छी बात है, और दूसरा- होना भी चाहिए ऐसे। दूसरा अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे ट्रैक्शन का भी बटन दे रखा है इन्होंने, ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसका ऑफ कर सकते हो। और ये आपका नॉर्मल यहाँ पे आपकी हैंड ब्रेक है, जो कि मतलब मुझे ये पसंद नहीं है यार, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी में आपको ये एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक देनी चाहिए थी, आज भी नहीं मिलती। अगर ब्लेजर डबल लेते तब भी आपको यही मिलेगी। तो अभिषेक भाई आपके जो मोड चेंज करने वाले वो यहाँ से होते हैं? यहाँ से होते हैं। यूजली बाकी गाड़ी में यहाँ से होता है। यहाँ से होता है। तो इको मोड तो मैं समझ गया, पावर मोड आपने बता दिया। ये IMT क्या है? IMT एक्चुअली मैं कभी इसको यूज़ नहीं किया तो मैं बता नहीं सकता। अच्छा। बट जैसे मैं अगर मुझे जो मुझे लगता है ये इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन होगा, जैसे हुंडई की गाड़ी में आता है क्लच नहीं होता, बस गियर होता है। तो वैसा कुछ हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके। तो ये है, बाकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चिल हो चुकी है गाइस, क्योंकि इसका AC काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसका AC चिल हो बहुत चुकी है। बढ़िया है। मुश्किल से 5-7 मिनट हुए यहाँ बैठे हुए में। इसका AC बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अच्छा खासा हैंड रेस्ट मिलता है, इसमें आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं, काफ़ी डीप भी है। काफ़ी डीप है ये तो, काफ़ी डीप है। एक्चुअली पर ये कूल नहीं है, आपको कूल में ये मिलता है, ये आपका कूल है। यहाँ पे आपको देखेंगे आपको यहाँ पे आपको AC वेंट है, तो ये आपको ठंडा करता रहता है। यहाँ पे आप ड्रिंक्स आके कुछ भी ठंडा कर सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी खैर ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, डुअल चेम्बर कर रखा है इन्होंने और काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये। ये कूल्ड है, वो नॉर्मल है। अगर आपको कोई ड्रिंक्स रखनी है ठंडी करने के लिए, आप इसको अलग से रखो, क्योंकि अक्सर गाड़ी में कहते हैं कूल ग्लव बॉक्स मिलता है, तो उसी में आप डॉक्यूमेंट भी रख रहे हो, उसी में आप चीज़ें भी रख दो, उसमें मेडिसिन भी आपकी पड़ी हुई है। तो वो कहीं ना कहीं ना हैम्पर करता है प्रैक्टिकलिटी को। क्योंकि यार अगर आपने ग्लव बॉक्स में गाड़ी के पेपर रखे हुए हैं और आपको कोई ड्रिंक ठंडी करनी है, आपको जगह ही नहीं है। सही बात है। और यहाँ पे अलग अलग कर दे, आपके पास जगह ही जगह है। इवन आपकी ड्रिंक भी ठंडी होंगी तो पेपर को दिक्कत देगी वो। पेपर को दिक्कत देगी वो। दूसरी बात, यहाँ पे आपको कप होल्डर दे रखे हैं, आराम से अपना इसको ये करो, रखा फोल्डर। इसको अपना यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। पीछे AC वेंट है, ठंडा करता रहता है, तो ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है। LED लाइट से रखी है ऊपर यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी पावरफुल है। मतलब कोई ऐसा, इसमें भी कोई ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। मतलब गाड़ी में ना फीचर्स गिने जो नहीं है, पर फीचर्स ऐसे हैं कि चलते हैं, जैसे बनाया गया वैसे चलते हैं। और इसका मेन फीचर उसकी ड्राइविंग है। तो वो भी चलाएगा, कुछ दिखाते हैं जी। बाकी गाड़ी में 6 एयरबैग आते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। कॉमन सी बात है। ये तो मतलब अब आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा भाई पीछे बाकी बैठे मैं पूछता हूँ फरहान, आप पीछे बैठे हो तो आपको कैसा लगा? कंफर्टेबल हो आप? कंफर्टेबल, मैं तो पतला दुबला हूँ, मेरे लिए ठीक है। भाई आप बढ़िया कंफर्टेबल हो? काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। स्पेशियस है बहुत। तो अभिषेक भाई मेरा जैसे खैर मेरे को लगा 3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं इसमें। बैठ सकते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड डूइंग इट, बिकॉज कहीं ना यार थोड़ा प्रैक्टिकलिटी हैम्पर होती है। जो जहाँ पे फरहान भाई बैठे हैं ना, ये सीट थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है, साइड वाली सीट कंफर्टेबल होती है। अच्छा। जहाँ पे भाई ने लैपटॉप को बैठा रखा है इस समय वही चीज़ है। तो वो एक आपको थोड़ी देखने वाली बात है। बाकी गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अभिषेक भाई मेरे को ना ये चीज़ ना, मतलब आप जो कह रहे हो हाँ प्रैक्टिकल है, इसके बिना आप इसके बिना चढ़ नहीं सकते, सही में नहीं चढ़ नहीं सकते। चढ़ सकते। लेकिन मान लो कभी अचानक से कोई सामने आ जाए, ब्रेक लगा, झटका लगा, तो ऐसा होता आदमी नहीं। इसमें लड़ सकता है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोड उठानी है देखा जाए तो। और दूसरी बात, जो भी आपकी गाड़ी आप देखोगे ना, जो कि लेडर ऑन फ्रेम है, उसमें होता ही है। चाहे वो स्कॉर्पियो एन ले लीजिए, चाहे वो ये आपकी फॉर्च्यूनर तो है ही, फॉर्च्यूनर तो है चाहे ही वो है। ग्लॉस्टर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उसमें कुछ देना पड़ता है। बिना सिर्फ चढ़ ही नहीं सकते, हाँ खैर नहीं चढ़ सकते। क्योंकि आपको ग्रिप नहीं मिलेगी ना। यहाँ पे हमारे पास स्टीयरिंग है तब भी एक बार को कि हम स्टीयरिंग पे ग्रिप कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं पकड़ने के लिए। क्या पकड़ेंगे आप? सही बात है। जैसे कोई उम्रदार लेडीज है तो कैसे मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज करेंगे, इसलिए ये ज़रूरी चीज़ है। इसके बिना गाड़ी है नहीं, मतलब फॉर्च्यूनर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ है। चलो ये तो सारी बात होगी अंदर की, बाकी अब चलते हैं, देखते हैं इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या है। सो गाइस हमने सीट बेल्ट लगा ली है, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट। ये जो ये दे रखा है मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। ये एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल है। ये एक्चुअली बाहर से लगाया comfortable गया है। है, एक्चुअली बाहर से लगाया गया है, ये आता नहीं है, ये बाहर से लगाया गया है। मैं भी लगा लूँ अपनी गाड़ी में, लगवा लेना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये है हमारा फ्रंट व्यू। तो अगर चलाना चालू करें गाड़ी को, तो ये गाड़ी, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ओवरऑल व्यू इतना बढ़िया आ रहा है ना, आपको सामने सारा चीज़ क्लियर दिख रहा है। जैसे कि अभिषेक भाई ने गाड़ी मोड़ ली है, हमने पूरा 360 टर्न लेके आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एक तो इसके साइड का ग्लास भी इतना बड़ा है और फ्रंट भी इतना हैवी है ना, मतलब मैं बता नहीं सकता कि आपको आपको। देखो थोड़ा बेकार सा है, बट मुझे कोई डर नहीं है, फिर पता है गाड़ी निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात कैसी भी नहीं है। मज़ा आता है इसको, मतलब ऑफ द रोड चलाने में इसको मज़ा आती है इस गाड़ी को। अगर सामने देखेंगे थोड़ा पानी वानी भरा हुआ है, अगर मैं उसको थोड़ा स्पीड में पानी के अंदर लेके जाऊँ,
सामने दिखे कैसे उड़ता पानी दिखता है। ये तो ये चीज़ ना मतलब आपको किसी और गाड़ी में मिलेगा नहीं, ये फील। ये चीज़ मुझे फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी लगती है। और अच्छा, इतने के बाद भी रेटलिंग वगैरह आप देखेंगे ना तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इतनी एक्सेस नहीं है जितनी आपको किसी भी गाड़ी में मिल जाएगी अक्सर मिल इतना जाती है। चलने के बाद। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस इसका व्यू एंगल काफ़ी अच्छा है, जब आप देखोगे तो आपको खुद मज़ा आएगा। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखूँ तो आप देखो कितना ज़्यादा व्यू एंगल, एक तो फ्रंट से मिल रहा है, ऊपर से साइड से भी आपको पूरा एंगल मिल रहा है। तो और मतलब दूसरी बात ना एक्चुअली अगर आपने अक्सर गाड़ी में देखा होगा तो ये बहुत मोटा होता है, ए पिलर बहुत मोटा होता ए है, पिलर इसका बहुत पतला है। हाँ, क्योंकि उससे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है, आप यहाँ जो देख रहे हो आप सीधे शीशे में देख सकते हो, आपको आराम से दिख रहा है। कोई तो मैं blind यही spot कहने नहीं। वाला था कि कोई ब्लाइंड स्पॉट बन ही नहीं रहा है इस गाड़ी में। कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, बाकी गाड़ी चलाने में एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 4x4 नहीं है, बट स्टिल मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसको कहीं भी डाल सकता हूँ, गाड़ी फंसेगी नहीं। 4x4 की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि इतनी पावर है, रियर व्हील गाड़ी है। टायर्स काफ़ी मतलब इसके अच्छे हैं देखा जाए तो। सस्पेंशन बहुत अच्छे है, मेन बात तो मतलब ऐसे रोड पे भी हम चलें तब भी कोई आवाज़ नहीं है। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये रोड ही नहीं है, पहली बात तो ये रोड ही इसमें नहीं है। गिट्टी वाला पड़ी हुई है और काफ़ी स्टेबल चल रही गाड़ी। अगर अब हम रोड पर जाएँ तो अब हम रोड पाएंगे। तो ये भी कोई बहुत अच्छी रोड तक है, ये भी नहीं है, बट स्टिल ये गाँव की रोड है जैसे अक्सर होती है नॉर्मली। बट ठीक है, मतलब गाड़ी का पिकअप अच्छा है, गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा है, गाड़ी कहीं पे भी अंडर पावर फील नहीं होती है। पहाड़ों पे अगर इसको लेके जाओ तो भी आपको कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंपोज्ड है। पावर 4.5 चलाऊंगा टॉप कहाँ जाएगा, सही बात है। कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही ना। तो वो मतलब गाड़ी को अगर थर्ड गेयर से भी उठाओगे ना आराम से उठ जाएगी, आपको दिक्कत ही नहीं है उठाने में। तो अभिषेक भाई इसको गाड़ी को आप हाईवे पे ले गए, क्या फील है आपको? बहुत अच्छा, मतलब मैं बोल तो रहा ये गाड़ी अगर आपको हाईवे पे चलानी है ना, इससे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं है। प्लांटेड फील होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील होती है। अभी हम लोग आ रहे थे तो 120 130 पर हम गाड़ी चला रहे थे, हाँ। फील ही नहीं हो रहा था। मतलब आपको वो यहाँ दिखेगा 120 130, बट वैसे को फील नहीं होगा कुछ भी। एक वो वाला फील नहीं आता कि धक्का सा लग रहा है, वो फील नहीं आता। धक्का सा लग रहा है। स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा कंपोज रहता है, ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है। इसमें एक चीज़ मुझे लगती है ना कि पता नहीं क्या है, अक्सर गाड़ी आपने देखा होगा कि जब गाड़ी आइडल होती है ना तो गाड़ी के स्टीयरिंग में थोड़ा वेट कम होता है, और जैसे जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो बाहर ही होने लग जाता है, का स्टीयरिंग अपना वेट पकड़ता है। इसमें उल्टा है, आइडियली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा हेफ्ट फील होती है इसका स्टीयरिंग पे, बट जैसे जैसे गाड़ी थोड़ी स्पीड में आती है ये थोड़ा आइडल वेट का होते जाता है। और जब ये 100 से ऊपर जाती है ना तो उसका जो स्टीयरिंग का फीडबैक होता है वो अनमैचेबल है। मुझे नहीं लगता कि और कोई गाड़ी दे सकती है इस काइंड का, मतलब इस तरीके का फीडबैक इस प्राइस पॉइंट पे कह सकते हैं। तो अभिषेक भाई क्या एवरेज दे रही है गाड़ी? ये अगर आप इसको इंसानों की तरह चलाओगे ना, जैसे नॉर्मल इंसान चलाते हैं, तो 11.5-12 का दे देगी। अच्छा, ठीक है, हाईवेज पे और सिटी में भी वही 10 साढ़े 10 दे देती है, आराम से दे देती है, कोई दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर इसको आप थोड़ा पागल की तरह चलाओगे जैसे आजकल, तो 7-8 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज वो भी दे देता है, कोई दिक्कत ऐसा कुछ है नहीं। बट यार इतनी बड़ी गाड़ी लोगे तो आप क्यों सोचोगे? सही बात है। मेन चीज़ तो ये है। बाकी आप देख सकते हो ये व्यू एंगल है, मैं इसको सेट कर रहा हूँ, आपको बोनेट दिख रहा होगा कितना हैवी लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, और कितना बड़ा इसका व्यू एंगल है। जैसे आप देख सकते हो रोड काफ़ी आड़े टेढ़े हैं, गाड़ी आड़े टेढ़े होने के बाद भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और अभिषेक भाई मेरे को इसमें बॉडी रोल बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एक्चुअली आपने बताया था टायर छोटा है इस गाड़ी का, टायर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो कहीं ना कहीं बॉडी रोल रहता है इस गाड़ी में। बट ESP वगैरह दे रखा है इस कंपनी, मतलब इस गाड़ी के अंदर, तो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। बट स्टिल बॉडी रोल मतलब कितना ही इसको मैनेज कर पाएगा जो टायर छोटे हैं। तो लेजेंडर में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो 18 इंची होगा उसमें, 18 इंची टायर है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें अगर मैं बात करूँ तो TPMS इसमें नहीं आता, एप्पल कारप्ले मैं आपको बताया नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ का ऑप्शन भी नहीं दे रखा। तो कुछ चीज़ें मुझे लगती है कि मतलब इस प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए, पर नहीं दे रखा है। एक्चुअली TPMS जब से हमने XUV वगैरह लिया ना तब से ज़्यादा फील होता है, क्योंकि यार टायर का अगर प्रेशर इम्बैलेंस है तो आपको वो दिखा देगा कि इम्बैलेंस है, वो सेफ्टी फीचर भी एक सेफ्टी फीचर है बट और ज़रूरी है वो। बट इसमें वो चीज़ नहीं है। मतलब इसमें आपको अगर कुछ लगता है ना कि टायर्स में हवा ऊपर नीचे है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा इसको, अगर किसी शॉप पे आपको मैंने बताया तो पीछे से कैमरा नहीं आता है। तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि इस प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी सेगमेंट की गाड़ी है। आई एग्री कि उस समय किसी गाड़ी में नहीं आता था 16-17 में, पर आज अगर आप बात करें तो आज भी नहीं मिलता है, जो अभी भी बिक रही है उसमें भी नहीं आता है, उसमें भी नहीं आता है। और लेजेंडर में भी जाता है इनफैक्ट, मतलब लेजेंडर तो 60 लाख की गाड़ी है, 57 पॉइंट कुछ की पड़ती है ऑन रोड, तो
उस तक में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनकी गाड़ी नाम पे बिक रही है। और उसके बाद ऑडेसिटी इनकी इतनी है कि ये लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी गाड़ी पे हमको 50,000 बचता है, एक फॉर्च्यूनर पे 50,000 बचता है। खैर मैं तो नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि अगर ऐसा है हाँ। तो फिर तो महिंद्रा, टाटा, हुंडई या आप मारुति लो, मैं क्या सबसे बोल रहा सस्ती हूँ? मारुति है। मारुति तो मान लो हाँ। बहुत छोटी से बड़ी गाड़ी है। हाँ। ये तो बड़ी से बड़ी गाड़ी, जैसे हुंडई गाड़ी बेचती है हाँ। इस सेगमेंट में, बेचती है। महिंद्रा बेचती है, टाटा बेचती है, तो फिर तो ये तो लॉस में बेच रहे हैं। सही बात क्योंकि इंजन इनका भी लगभग इतना ही बड़ा है, मतलब ठीक है टाटा का थोड़ा छोटा है, है। बट अगर उसको हटा दिया जाए महिंद्रा के, अगर मैं बात महिंद्रा करूं, है आपके पास। तो यही ऑलमोस्ट यही पावर है। अलगजार है जैसे Hyundai ठीक है, की। तो वो सब चीज़ बता रहा हूँ। तो उसमें तो फिर वो लॉस में बेच रहे होंगे, क्योंकि अगर इनको 50,000 बच रहा है कुछ ना देने के बावजूद, तो वो तो बेचारे बहुत कुछ दे रहे हैं। तो उनको और कुछ खैर वो लोग बहुत ज्यादा दे रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें कुछ नहीं, ना के बराबर है इसमें। ना के बराबर है। ना तो के बराबर है। लोग बोलते हैं कि रिलायबल है, हम्म, नो डाउट रिलायबल है, बट अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो रिलायबिलिटी कैसे नहीं रहेगी। गाड़ी में दिक्कतें इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर गाड़ी में है ही नहीं तो गाड़ी रिलायबल रहेगी। शायद एक यही रीजन है जो टाटा आज मार खा रहा है। टाटा मार खा रहा है, यही reason है। यही रीजन है। उनकी यही गाड़ी reason पूरी है। इलेक्ट्रॉनिक है हर चीज में। बट स्टिल मतलब गाड़ी का अगर मैं वैसे ओवरऑल बात करूँ तो वही मैं आपको जो मैंने बताया था कि गाड़ी 5-6 लाख थोड़ी ओवर प्राइस है, थोड़ी सस्ती हो जाए फिर तो ये गाड़ी मतलब मैं खुद ले लूँ जाके। ये ऐसी बात है, मतलब गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे क्या फील हो रहा है ऐसे मेरी गाड़ी का मैं चलाता हूँ। खैर मैं तो बैठा मेरे को काफी मजा आ रहा है। मतलब चलाने में जो इसका स्टीयरिंग में जो मज़ा आ रहा है ना मुझे इसमें, मतलब कहने की बातें हैं कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, बट मज़ा आती है आपको। मतलब ना जैसे यहाँ पे मिट्टी विट्टी है, नॉर्मली गाड़ियाँ स्किड करती हैं, फंस जाती हैं, इसमें मुझे पता नहीं कुछ नहीं होने वाला, निकल जाएगी आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आदमी ना डरता है सामने वाला, अगर कहीं से निकालो इसको, सही बात है। हम सामने चलेंगे जो आएगा अपना आप मोड़ लेगा गाड़ी। अपने आप मोड़ लेगा गाड़ी। अभी भी 2 साल ऐसे गए थे अभी। ये है ब्रांड वैल्यू फॉर्च्यूनर की, जो कि आपको और कोई कंपनी देगी नहीं, नहीं देगी। खैर वो चीज़ है। चालू है। सो गाइस ये था हमारा ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो अभिषेक भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने दोबारा अपनी एक और गाड़ी लेके आए हो और मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही आते रहोगे और गाड़ी लेके। वह खैर अभिषेक भाई हमारा पार्टनर भी है यूट्यूब में, जिन लोग को नहीं पता तो अभिषेक भाई के पास सारी ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ी है, जैसा शरीर वैसी गाड़ी। ठीक है। तो अभिषेक भाई इस प्राइस पॉइंट पे क्या आप ये गाड़ी रिकमेंड करोगे बाकी लोगों को? नहीं, क्यों? मुझे लगता है ये गाड़ी की कीमत कम से कम 5 से 7 लाख रुपये सस्ती होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से कितने होने चाहिए फाइनल प्राइस गाड़ी अगर के? मतलब 40-42 लाख में आपको मिल जाती है ऑटोमेटिक वेरिएंट, मैं मैनुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप आग बंद करके इस गाड़ी पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो ऑटोमेटिक है ये 45 लाख प्लस जाती है, 45-46 के अराउंड जाती है, तो वो 2-3-4 लाख रुपये जाना वो थोड़ी ओवर प्राइस लगती है मेरे को। जी, क्योंकि उस प्राइस पर जाकर आपको लगेगा यार कि गाड़ी में वो टच नहीं है, वो प्रीमियम टच नहीं है। बात तो आप अंदर बिल्कुल सही बैठे कह रहे हो। थे, हाँ, feel मैं बैठा हुआ हुआ होगा। था। तो वो चीज़ है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है ना कि टोयोटा को इस पर देखना चाहिए कि जो भी 4-5 लाख रुपए है उसको अगर कट डाउन कर सके तो इस गाड़ी का सेल कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब इस गाड़ी का सेल तो कोई नहीं रोक सकता। खैर कभी भी नहीं अभी भी रुकेगा। बिक रही है, अभी भी बिक रही है पर और डबल हो जाएगा। और डबल हो जाएगा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे फिर Afford और कर आसानी से। क्योंकि आज के डेट में भी ना बहुत लोगों को पता नहीं है कि मैनुअल में फॉर्च्यूनर आती है। आपको भी शायद नहीं पता होगा। नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था। 40-42 लाख में फॉर्च्यूनर अवेलेबल है, हाँ। बट मैं इसका मैनुअल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसका क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। और मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी गाड़ी लेना है तो ऑटोमेटिक तो होनी चाहिए यार, तभी फील आता है गाड़ी में। चलो तो थैंक यू अभिषेक भाई, आपने सब एक्सप्लेन करा। सो गाइस ये था हमारा ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट डाउन करो अपनी बेस्ट गाड़ी जो आपको पसंद है। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।